गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 3 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बेसिकली आज 3 अगस्त यानी कि हम एक करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ाते हैं ना, पिछले दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली आज 2 अगस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उसके साथ साथ 1 अगस्त के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है फर्स्ट को हमने क्लास नहीं ली थी, क्योंकि उस दिन हमने मंथली करंट अफेयर्स बनाए थे और अगले दिन हमें 2 अगस्त को हमने पूरे जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स का सेशन लिया था। उस सेशन को आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो उसे जरूर देखना, जो बच्चे रह गए हैं अभी तक नहीं देखा है उन्होंने उस सेशन को जरूर देखना। पूरा जुलाई मंथ आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो 2 दिन हमारे रह गए थे, उन 2 दिन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको हम कैसे करेंगे? कुछ उनको हम आज की क्लास में कर लेंगे और कुछ कल की क्लास में। कल वैसे संडे है, संडे को हमारी रिवीजन क्लास होती है, लेकिन रिवीजन तो हम पूरे मंथ का कर चुके हैं ना। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, ऐसे ही प्रॉपर हमारा सेशन रहेगा, जिससे जो 2 दिन के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर अप कर सके। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी क्लास से बच ना जाए, जिसको हम ना पढ़े। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, इसीलिए जो वो 2 दिन के क्वेश्चंस हैं उनको हम ऐसे कवर कर लेंगे। इस चीज की टेंशन आप मत लो, क्योंकि मैंने 1-2 बच्चों के कमेंट्स देखे। आप बस अपने रिवीजन पे ध्यान दो, जितना मैं कहती हूँ उतना ध्यान दो कि नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, एक बार रिवीजन करना है। जो मैं कहती हूँ वो 20% काम आपको करो, बाकी सारी टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो। कैसे कवर कराना है वो मैं देख लूंगी, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर आफ्टर इंडिपेंडेंस टू विन टू ओलंपिक मेडल्स इन वन सिंगल ओलंपिक एडिशन। आपसे क्या कह रहा है कि आजादी के बाद वो पहली एथलीट कौन बन गई है जिन्होंने एक ही ओलंपिक एडिशन में 2 मेडल्स जीत लिए हैं। तो ये कौन बन गए? पहली बात तो ओलंपिक एडिशन कौन सा है, तो अभी आपको पता है ना कहाँ पर हो रहे हैं ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं 2024 में। ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं? पेरिस में हो रहे हैं। तो इस इन्हीं ओलंपिक्स में भारत की हमारे भारत की मनु भाकर जी ने 2 मेडल्स जीत लिए हैं, और 2 मेडल्स आजादी के बाद 2 मेडल्स जीतने वाली ये पहली एथलीट बन गई है। ये पहली एथलीट बन गई है। तो इन्होंने मेडल्स किसमें जीते? 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने मेडल जीता। इसमें एक तो इन्होंने सिंगल्स में मेडल जीता, एक तो इन्होंने सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और एक इन्होंने मिक्स डबल्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। तो ये ऐसा करने वाली पहली पहली भारतीय बन गई है, एक ही एडिशन में 2 मेडल लाने वाली। तो इनका नाम हमारे लिए काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो मिक्स डबल वाला है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल, इन्होंने अभी इस मेडल को जीता। सिंगल्स वाला तो हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें गोल्ड किसने जीता? इन्होंने तो ब्रॉन्ज जीता ना। तो गोल्ड किसने जीता? गोल्ड जीता जोरना और डेमिर, यानी कि ये दोनों, ये कहाँ के थे? सर्बिया ने इसमें गोल्ड जीता। ठीक है। बेसिकली आप ये नाम अगर आप 1% भूल भी जाओ तो कंट्री का नाम याद रखना है। सिल्वर मेडल किसने जीता? सिल्वर मेडल जीता सेवल और यूसुफ। सेवल और यूसुफ ये कहाँ के? टर्की के हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? मनु भाकर जी के साथ कौन थे? मनु भाकर जी और हमारे सरबजोत सिंह जी ने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीत लिया। मैंने आपको बताया ये 2 मेडल जीतने वाली पहली, एक ही एडिशन में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई है। लेकिन भारत ने अभी तक टोटल कितने ऐसे एथलीट है जिन्होंने 2 मेडल जीते हुए हैं? तो अभी तक ऐसे 4 एथलीट्स हैं। 4 एथलीट्स कौन कौन हो जाते हैं? 2 मेडल्स ओलंपिक्स में जीतने वाले ये 4 एथलीट्स कौन हो जाते हैं? एक तो हो जाते हैं सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, ये सुनील कुमार जी किससे बिलोंग करते हैं? रेसलिंग, कुश्ती से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2008 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और 2012 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद आती है पीवी सिंधु जी। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है? बैडमिंटन खेलती है। 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद आती है मनु भाकर जी, ये शूटिंग से बिलोंग करती है, और इन्होंने 2024 में ही 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। तो ये तीसरी हो गई। चौथा कौन? देखो क्या हुआ था, 1900 1900 में ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? पेरिस में हुए थे। और तब भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? नॉर्मन पिचर्ड ने।
जो ये नॉर्मन पिचर्ड है ये ब्रिटिश इंडियन थे, ये इंडियन नहीं थे, ब्रिटिश इंडियन थे, लेकिन ये भारत की तरफ से खेल रहे थे और इस 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। इसलिए मैंने आपको कहा ना, मैंने ये नहीं कहा कि ये फर्स्ट इंडियन बन गई है, मैंने कहा कि आजादी के बाद पहली इंडियन बन गई है कौन? पहली इंडियन बन गई है मनु भाकर जी। और अगर आपसे ओवरऑल पूछे कि फर्स्ट इंडिया के लिए पहले वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने 2 मेडल जीते हैं एक ही सिंगल ओलंपिक एडिशन में, तो वो नॉर्मन पिचर्ड है। अगर आपसे पूछे आजादी के बाद तो फिर मनु भाकर है। और ये क्वेश्चन आपसे जरूर कहीं ना कहीं पूछ लिए जाएंगे, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इनमें आप कंफ्यूज करोगे, है ना? तो कंफ्यूज नहीं करना है, इन्होंने आजादी से पहले जीता था और इन्होंने आजादी के बाद पूछे तो मनु भाकर जी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में यूपीएससी की चेयरमैन जो है वो कौन बन गई। आप सभी लोगों को पता है कि जो जो मनोज सोनी जी अभी तक यूपीएससी के चेयरमैन थे, इन्होंने क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया है। और इनके बाद प्रीति सुदन जी है, इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है यूपीएससी की चेयरमैन के रूप में और ये बन गई है सेकंड फीमेल बन गई है ये यूपीएससी की चेयरमैन बनने वाली। तो मैम फर्स्ट फीमेल कौन थी? तो फर्स्ट फीमेल थी रोज मिलियान बेथवे, ये थी फर्स्ट फीमेल यूपीएससी की चेयरमैन। फर्स्ट फीमेल कौन थी? रोज मिलियान बेथवे जी फर्स्ट फीमेल थी। अब सेकंड फीमेल कौन बन गई है? प्रीति सुदन जी। अच्छा, एक नाम बचा है, इसके बारे में तो आप मुझे ऐसे ही बता दोगे। एन कल्ला सेल्वी जी ये कहाँ की फर्स्ट फीमेल चेयरमैन अध्यक्ष है, डीजी है? कहाँ की फर्स्ट डीजी है? फर्स्ट फीमेल डीजी है, कहाँ की? किस ऑर्गेनाइजेशन की? बिल्कुल सही बात, CSIR। हाँ, इसका मतलब आपने मंथली रिवीजन क्लास अच्छे से ली है ना? अच्छा, बात करें अगर हम यूपीएससी के बारे में, तो यूपीएससी होता क्या है? तो यूपीएससी क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ जाते हैं? न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। और ये हमारे भारत के संविधान में पार्ट 15 में आर्टिकल 315 से 321 तक आता है। नॉर्मली ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि यूपीएससी आता किस पार्ट में है ना, तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली जापान विच साइट इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जापान की किस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया है? तो ये हो जाती है जापान की साडो गोल्ड एंड सिल्वर माइन। साडो गोल्ड एंड सिल्वर माइन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया है। आप सभी लोगों को पता होगा जो 46 नेक्स्ट पेज पे जो 46 सेशन था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, ये कि कौन होस्ट कर रहा था? कौन होस्ट कर रहा था? तो इसको होस्ट कर रहा था इंडिया। कहां पर? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी कहां पर? भारत मंडपम में। भारत मंडपम में इसको इंडिया होस्ट कर रहा था। यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर टोटल 24 साइट्स को इंक्लूड किया गया। टोटल 24 जो साइट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया। एक तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जापान का साडो गोल्ड एंड सिल्वर माइन। आपसे पूछेगा, ये तो पूछ ही सकता है, इसके साथ साथ क्या पूछेगा कि भारत की कौन सी साइट को इंक्लूड किया है, और ये हमने कल परसों की क्लास में ही पढ़ा था। तो भारत की कौन सी साइट को इंक्लूड किया है? ये हो जाती है मोइदाम, और ये भारत की 43rd साइट बन गई है। ये भारत की 43rd साइट बन गई है, यानी कि अब भारत में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है, जिनमें से 35 क्या हो जाती है? कल्चरल, 7 हो जाती है नेचुरल, और एक हो जाती है मिक्स्ड। अब ये 7 जो कल्चरल है, अब 7 कल्चरल, एक नेचुरल, 7 कल्चर, एक नेचुरल और एक क्या हो जाती है? मिक्स्ड हो जाती है। और ये मिक्स जो लाखों करोड़ों बार एग्जाम में पूछ चुका है, कौन सा हो जाता है? कंचनजंगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिक्किम में। ये मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। क्या है? मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। अच्छा, 43rd कौन बन गया है? 43rd साइट कौन सी बन गई है? 43rd तो बन गई है मोइदाम।
मोइदम। और ये कहाँ की है? असम की। आपको पता है ना, पढ़ाया था ना मैंने ये सब कुछ। कहाँ की है? असम की। असम की अहोम डायनेस्टी से ये बिलोंग करती है। अच्छा, आपसे पूछ लेगा, जरूरी थोड़ी ना 43rd ही पूछे। 42nd साइड कौन सी थी बताओ जरा। करा रखा है ये सारी चीजें। बताओ 43rd साइड कौन सी थी? 43rd साइड कौन सी थी? होयासला। होयासला टेम्पल। और ये होयासला टेम्पल कहाँ है? कर्नाटका में। 41 साइड कौन सी थी? शांति निकेतन। शांति निकेतन। और 40th साइड कौन सी है? धोलावीरा। धोलावीरा। ये चारों ही याद रखनी है, जरूरी नहीं है ये सोच के मत बैठ जाना कि 43rd ही पूछेगा। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, ये तो हो गई टेंजिबल। ये तो हो गई टेंजिबल। टेंजिबल साइट है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टेंजिबल साइट। अगर हम बात करें इनटेंजिबल साइट के बारे में, अगर हम बात करें इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, तो आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि इनटेंजिबल, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल साइट्स कितनी है यूनेस्को की? इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है यूनेस्को की? ये 15 है। 15 कितनी है? 15 इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है। और उनमें से 15 यानी कि इंटेंजिबल, यानी कि जिसे कि हम छू नहीं सकते। 15 इसमें से कौन सी हो जाती है? गरबा। गरबा गुजरात का जो डांस है, गरबा डांस को छू लोगे आप? गरबा को कि मैंने गरबा छू लिया, है ना? आप होयासला टेम्पल को छू लोगे, आप मोईराम को छू लोगे, आप गरबा को छू लोगे नहीं ना। तो ये क्या है? इंटेंजिबल। तो गरबा ये गुजरात का 15th है। इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल पैरा स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली वर्ल्ड की यंगेस्ट पैरा स्विमर कौन बन गई है? तो ये बन गई है कौन? जिया रॉय जी। जिया रॉय जी। और ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये यंगेस्ट वर्ल्ड की पैरा स्विमर बन गई है। और कहाँ से है? भारत से है। ठीक है, अगर बात करें इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली, इंग्लिश चैनल आपको पता होगा, इंग्लैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये चैनल जो मतलब एक क्या कहते हैं समुद्र है, उसको पार किया है इन्होंने, है ना? तो अगर आपसे पूछ ले, हो सकता है कि आपसे इस क्वेश्चन से रिलेट करके पीछे से कुछ पूछ ले। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट इंडियन कौन थे, फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था, तो फर्स्ट इंडियन कौन थे? फर्स्ट इंडियन थे मीर सेन जी। और फर्स्ट फीमेल कौन थी? फर्स्ट फीमेल थी आरती शाह जी। फर्स्ट फीमेल कौन थी? आरती शाह जी। और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड की यंगेस्ट फीमेल पैरा स्विमर कौन बन गई है, तो ये बन गई है जया राय जी। अगर इनके बारे में हम बात करें, तो ये कहां से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। और इन्होंने क्या किया? ये जो 34 किलोमीटर का है भाई, ये जो 34 किलोमीटर का इंग्लिश चैनल है, कहाँ से? पोर्टस क्लिफ। पोर्टस क्लिफ कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। वहां से पैले डेला कोर्टे ड्यून, ये कहाँ पे है? पैले डेला कोर्टे ड्यून, ये है फ्रांस में। इसको इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 34 किलोमीटर। इसको इन्होंने मात्र 17 घंटे 25 मिनट में क्रॉस कर दिया, तैर कर क्रॉस कर दिया। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट भारतीय कौन है, फर्स्ट फीमेल कौन है ना? अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट वर्ल्ड में फर्स्ट स्विमर कौन है जिसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, तो वो थे मैथ्यू वेब। और फर्स्ट विमेन कौन थी जिसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया? ये थी गर्ट्यूड एड्रेल। गर्ट्यूड एड्रेल, इन दोनों नाम को भी याद रखना, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। इसी तरीके से तो रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली रोहन बोपन्ना अनाउंस रिटायरमेंट, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। ये तो आप सभी को पता होगा कि रोहन बोपन्ना क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। तो इन्हें अभी हाल ही में किस अवार्ड से इन्होंने क्या कर दिया? अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। पेरिस ओलंपिक्स के बाद इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कह दिया कि भाई अब मैं इंडिया के लिए नहीं खेलूंगा, मैं रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर रहा हूँ, अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ। अगर हम इनके बारे में बात करें, पहली तो बात ये आपको पता लग गया कि ये क्या है? टेनिस प्लेयर हो जाते हैं। दूसरी बात ये इन्होंने अभी मैंने आपको पढ़ा था ना ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो रोहन बोपन्ना जी जो रोहन बोपन्ना जी है, इन्होंने क्या जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन। इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल्स का टाइटल। मेंस, ये चीजें याद रखनी है इनके बारे में। मेंस डबल्स का टाइटल इन्होंने जीत लिया था, टाइटल इन्होंने जीत लिया था मेंस डबल्स का। और सबसे उम्रदराज, ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर है, मतलब ये अभी तक के ओल्डेस्ट, इसके इन्होंने मेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया। सॉरी,
मेन सिंगल्स के टाइटल को जीतने के बाद ही सबसे ज्यादा उम्र में इन्होंने जीता था, 43 के हो चुके थे जब इन्होंने मेन सिंगल्स का टाइटल जीता, और इन्हें मिल गई थी वर्ल्ड की नंबर 1 रैंकिंग। वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पर चले गए थे, और ऐसे वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पे सबसे उम्र दराज ये खिलाड़ी बन गए थे, जो सबसे ज्यादा एज प्लेयर बन गए थे, जो जिनको वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग मिली है 43 की एज में, वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेयर एथलीट या प्लेयर टेनिस प्लेयर बने थे। ठीक है, तो एक चीज तो आपको याद रखनी है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल्स जीत लिया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल्स जीत लिया था। यहाँ पर आपके लिए मुझे याद आया क्वेश्चन फॉर यू, और क्वेश्चन फॉर यू क्या होगा? क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू क्या होने वाला है, आपको बताना है कि मेंस सिंगल्स और वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में? ये मैं आपको पता नहीं कितनी बार रिवाइज करा चुकी हूँ। आज इसका आंसर आपको कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। उसके साथ साथ हमें इनके बारे में और क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि इन्हें 2024 में, क्योंकि इन्होंने इतनी उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, और अभी आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था पेरिस ओलंपिक्स में भी ये ओल्डेस्ट प्लेयर है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से, 44 के ये हो चुके हैं। इसलिए इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीत लिया था, इसलिए इन्हें 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और 2019 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, अब अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस इन आर्मी? मेडिकल सर्विस आर्मी में फर्स्ट डायरेक्टर जनरल को, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हो गई है? तो ये हो गई है डॉक्टर डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जी। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जी, यहाँ पे फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल कर लेना। ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है मेडिकल सर्विस इन आर्मी में। किसके बाद? अभी इनसे पहले इस पोस्ट पे कौन थी? दलजीत सिंह जी थे। इनके बाद अब ये पहली महिला को अपॉइंट कर दिया गया है। तो पहली महिला आपसे पूछ लेता है तो इसलिए इनका नाम याद रखना, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना जी। कैप्टन सुप्रीता सीटी के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये कहां से थी? कोप ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, कोप ऑफ आर्मी एयर डिफेंस से थी ये, और ये सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनली डिप्लॉय हुई थी। वहां ऑपरेशनली डिप्लॉय होने वाली आर्मी एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फीमेल थी, और ये नेवी में हेलीकॉप्टर कौन? अनामिका बी राजीव हेलीकॉप्टर पायलट है। फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट कौन जाती है? अनामिका राजीव। और लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना क्या बन गई है? ये बन गई है मेडिकल सर्विस में फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? जब तब तक आप मुझे ये बताओ। हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन, तो किस विभाग में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है जिसके लिए इनको क्या दिया गया? इनको सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो इनको डायबिटोलॉजी के लिए इनको सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कहां पर? चेन्नई में। वहां पर इनको सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। एक किसके किसके वो है ये? इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? यूनियन मिनिस्टर है ना, तो कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास? मिनिस्ट्री ऑफ, जल्दी बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी इन्हीं के पास है ना? तो ये भी आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कहां पर? किस फील्ड में? डायबिटोलॉजी के। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल, तो असम राइफल के डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट कर दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा जी को। अगर हम बात करें विकास लखेरा जी की, अगर हम बात करें असम राइफल के बारे में, तो ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स जाती है इंडिया की। कब फॉर्मेशन हुई थी? 1835 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। गवर्निंग बॉडी इसकी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी गवर्निंग बॉडी हो जाती है। हेडक्वार्टर्स इसके शिलोंग मेघालय में है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? शिलोंग मेघालय में। डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ लेता है ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है इंडिया की, तो वो कौन सी जाती है? असम राइफल। अगर मोटो आपसे पूछ ले तो फ्रेंड्स ऑफ हिल्स पीपल सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये इसकी क्या हो जाता है? इसका मोटो हो जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? द बुक जमशेद टाटा पावर्ड फॉर
कॉर्पोरेट सक्सेस इज रिटन बाय हुम, तो जमशेद टाटा जी की के ऊपर एक बुक लिखी गई है पावरफुल फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। इसके ऑथर कौन है आपसे ये पूछा है, तो ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है आर गोपाल कृष्णा जी ने और हर्ष भट्ट जी ने इस बुक को मिलकर लिखा है। जमशेद जी टाटा इस बुक को लिखा है, तो आंसर क्या हो गया इसका, सी आंसर इसका हो गया। बुक आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या, recently which country announced the setup world's recently which country announced to set up world's first thorium based nuclear power plant, वर्ल्ड का पहला थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सी कंट्री सेटअप करने वाली है। चलो मैं आपको देती हूँ हिंट, ये वही कंट्री है जिसने लॉन्च की है वर्ल्ड की फर्स्ट कार्बन कार्बन फाइबर ट्रेन। हाँ, ये तो याद आ गया मैम। कार्बन फाइबर ट्रेन किसने लॉन्च की है, चाइना ने। तो चाइना ही अब कह रहा है, क्या चाइना कह रहा है कि वो वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर थोरियम प्लांट जो है उसको उसको क्या करेगा, सेटअप करने वाला है। देखो वैसे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं हमारे वो यूरेनियम के बने होते हैं, यूरेनियम के बने होते हैं, लेकिन चाइना ने कहा कि नहीं वो थोरियम से बनाएगा। क्या फायदा है इसके, थोरियम से बनाने के कई सारे फायदे हैं। एक तो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे, उसमें जो ओवर हीटिंग हो जाती है थ्योरियम वालों में वो कम होगी। यानी कि बेसिकली ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं और फ्यूचर होने वाला है न्यूक्लियर प्लांट्स में। तो इसकी शुरुआत किसने कर दी है, इसकी शुरुआत कर दी है किसने, चाइना ने, और चाइना ने ही कार्बन फाइबर ट्रेन भी लॉन्च कर दी है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। और लास्ट में कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। कल रिवीजन सेशन नहीं होगा, कल प्रॉपर सेशन होगा, ठीक है। तो कल के सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।